रिफ्रैक्शन थ्रू ए प्रिज्म। लेकिन इसके पहले मेरा एक सुझाव है, मेरा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन बाय लेंस यानी लेंस मेकर्स फार्मूला फॉर डबल कन्वेक्स लेंस एंड थिन लेंस फार्मूला, पावर ऑफ द लेंस एंड कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज इन कॉन्टैक्ट पर मेरा ऑलरेडी डिटेल लेक्चर है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। मेरा सुझाव होगा कि आप उसे देख लें ताकि इस लेक्चर के हर पार्ट को समझने में आपको आसानी होगी। अब हम अपने टॉपिक पर आ रहे हैं, रिफ्रैक्शन थ्रू ए प्रिज्म। इसमें जो है ये डायग्राम देखा जाए, ये जो है ए बी सी जो है ये प्रिज्म है, जिसमें कि ए बी और ए सी जो है ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस है और ए जो है ये एंगल ऑफ द प्रिज्म है। पहले हम यहाँ जो रे डायग्राम है इसका वन बाय वन करके सभी एक्सप्लेन करेंगे। पहले हम इनिशियली ये बता रहे हैं, ये देखा जाए पी क्यू जो है ये इंसिडेंट रे है और ए बी सरफेस पर जो है ये इंसिडेंट हुआ और आफ्टर रिफ्रैक्शन जो है सो ये क्यू आर डायरेक्शन में चला गया और फिर उसके बाद जो है इस फेस के लिए ये इंसिडेंट रे है और इस फेस के लिए ये रिफ्रैक्टेड रे है क्यू आर। लेकिन एसी फेस के लिए ये इंसिडेंट रे है, इसका जो रिफ्रैक्टेड रे है वो एसी फेस के लिए इंसिडेंट रे का काम करता है और ये जो है सो ये रिफ्रैक्टेड रे हुआ। चूँकि ये प्रिज्म से बाहर निकल जाती है इसलिए इसको इमरजेंट रे कहते हैं। और ये हुआ, यहाँ लैंग्वेज में लिख भी दिया है, पी क्यू को इंसिडेंट रे और क्यू आर को जो है रिफ्रैक्टेड रे और आर एस को लिख दिया है इमरजेंट रे। अब ये देखा जाए क्यू पॉइंट पर और आर पॉइंट पर जो है, यानी क्यू पॉइंट पर जो है ए बी फेस पर एक हम नॉर्मल खींच रहे हैं, ये नॉर्मल एट क्यू लिख भी दिया है और ये जो है नॉर्मल है, मैंने यहाँ से ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है और ये जो लिखे हैं आर पॉइंट पर ये नॉर्मल खींचे हैं, नॉर्मल एट आर, यानी इस एसी फेस पर जो है ये नॉर्मल है और ये जो है सो ये नॉर्मल हुआ है। अब यहाँ आप ये जानते हैं कि ये क्या हुआ, ये इंसिडेंट रे है। पहले हम ये क्या हुआ, एंगल ऑफ द प्रिज्म। अब इस पर हम बात करें, पी क्यू इंसिडेंट रे है और ये नॉर्मल है, तो इंसिडेंट रे जो नॉर्मल से एंगल बनाता है उसको कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये रिफ्रैक्टेड रे जो है ए बी फेस के लिए रिफ्रैक्टेड रे है, तो रिफ्रैक्टेड रे क्यू आर जो है ये नॉर्मल से जो एंगल बनाया ये हुआ R1, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये हो गया। लेकिन एसी फेस के लिए क्यू आर जो है ये इंसिडेंट रे का काम करता है और ये जो है सो रिफ्रैक्टेड रे का काम करता है। तो इसके लिए क्या हुआ, R2 जो है इस फेस के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ और ई जो हुआ वह एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हुआ। लेकिन इसको हम एंगल ऑफ इमरजेंस इसलिए कहते हैं, ये इमरजेंट रे हुआ, यानी प्रिज्म को ये छोड़ बाहर निकल जाता है इसलिए इसको इमरजेंट रे कहते हैं। और इमरजेंट रे जो नॉर्मल से एंगल बनाया इसको एंगल ऑफ इमरजेंस कहते हैं और ये हुआ R2 जो हुआ ये एंगल ऑफ इंसिडेंस इस फेस के लिए हुआ। अब एक चीज़ और देखा जाए, पी क्यू जो है इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन को हम डॉट डॉट से इसको हम आगे बढ़ा रहे हैं, यह दिखा रहे हैं ये डॉटेड लाइन से, और आर एस को भी जो है डॉटेड लाइन से ये दिखा रहे हैं पीछे जा रहे हैं। मैंने पी क्यू को आगे बढ़ाया, आर एस को पीछे बढ़ाया, दोनों मिल करके एम पॉइंट पर कट करता है। जब एम पॉइंट पर जो मिलता है तब क्या हुआ, तब यहाँ जो एंगल बना, यानी मैंने पी क्यू के डायरेक्शन और आर एस के डायरेक्शन, यानी इंसिडेंट रे के डायरेक्शन और इमरजेंट रे के डायरेक्शन जो मिल के एंगल बनाया, उस एंगल को हम एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं। यानी कहेंगे एंगल ऑफ डेविएशन इज द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड इमरजेंट रे, और ये जो हुआ इसको एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं। और यहाँ जो है सो मैंने डिफिनेशन में भी लिख दिया है, एंगल ऑफ डेविएशन यानी डेल्टा इज द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड इमरजेंट रे एंड इट इज डिनोटेड बाय डेल्टा। इसको डेल्टा से हम डिनोट करते हैं। तो ये दिखाया कि ये जो है इंसिडेंट रे और ये इमरजेंट रे एंगल बनाया डेल्टा, ये हुआ, तो डेल्टा का भी टॉक किया। अब यहाँ देखा जाए, ए को कहते हैं हम एंगल ऑफ द प्रिज्म, ये हुआ। अब इसमें जो है यहाँ एम पॉइंट पर कट करता है और ये नॉर्मल और नॉर्मल एट क्यू एंड नॉर्मल एट आर दोनों को जो हम पीछे बढ़ाते हैं तो एम पॉइंट पर ये कट कर रहा है। अब इसमें देखा जाए, इसके लिए ये जो है ये ट्रायंगल यानी ए क्यू एन आर, ये जो है एक क्वाड्रिलेटरल है और क्वाड्रिलेटरल में ये देख रहे हैं कि चूंकि इस फेस पर हम नॉर्मल खींचे हैं तो ये एंगल 90 डिग्री है और इस फेस पर भी नॉर्मल खींचे हैं तो ये एंगल भी 90 डिग्री है, तो ये मिल करके कितना हुआ, 180 हुआ। और ए क्यू एन आर क्वाड्रिलेटरल में ए एंगल ए और ये जो एंगल हुआ क्यू एन आर, ये दोनों एंगल का सम जो होगा वो 180 के बराबर होगा। यहाँ लिख भी दिए हैं नीचे में, ए क्यू एन आर क्वाड्रिलेटरल में एंगल ए प्लस एंगल क्यू एन आर, ये दोनों का सम जो है फ्रॉम द क्वाड्रिलेटरल ए क्यू एन आर, एंगल ए प्लस एंगल क्यू एन आर इक्वल टू 180 डिग्री। ये जानते हैं कि इस कोण और ये दोनों कोण का सम जो होगा 180 होगा, इसलिए यहाँ लिख दिया है। अब बात कर रहे हैं इस ट्रायंगल का, क्यू एन आर ट्रायंगल को देखा जाए, ये R1 है, ये R2 है और ये एंगल क्यू एन आर है। तो आप जानते हैं कि किसी ट्रायंगल पे
द सम ऑफ द ऑल द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल इज 180 डिग्री। मैंने किसी ट्रायंगल के सभी कोण का सम जो होता है वो 180 के बराबर होता है। यानी ये एंगल हुआ R1, ये R2 और प्लस Q एंड R, ये जो है ये एंगल तीनों का सम जो होगा 180 हुआ। यह लिख दिया फ्रॉम ट्रायंगल Q एंड R, R1 प्लस R2 प्लस Q एंड R इक्वल टू 180 डिग्री। ये इक्वेशन 2 हुआ। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जरा कंपेयर करते हैं। 1 का राइट में भी 180 है, 2 के भी राइट में 180 है, यानी इसका जो लेफ्ट जो है इसके लेफ्ट के बराबर हुआ। अब दोनों को हम इक्वालिटी में लाएंगे तो Q एंड R जो है और Q एंड R दोनों तरफ है, ये कैंसिल हो जाएगा। तो एंगल A जो है यानी R1 प्लस R2 के बराबर होगा। यहाँ लिख दिया है फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट A इक्वल टू R1 प्लस R2। आप ऐसे भी ले सकते हैं, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट A इक्वल टू यानी एंगल ऑफ द प्रिज्म इक्वल टू R1 प्लस R2, यानी इक्वेशन ये 3 हुआ। और यहाँ लिख दिया है डेल्टा इज द डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय द प्रिज्म। डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय द प्रिज्म के बारे में अभी बताए थे। इट इज द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड इमरजेंट रे, दोनों के बीच जो एंगल हुआ इसको डेल्टा कहते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन और ये एंगल ऑफ द प्रिज्म। अब इसके बारे में फिर हम आगे बढ़ गए। यहाँ मैंने डायग्राम को फिर से बना दिया है, लेकिन आप एक ही बार बनाएंगे, हमको समझाने में आपको आसानी के लिए हमने फिर से यहाँ ड्रॉ कर दिया है। अब यहाँ गौर किया जाए, एक ट्रायंगल यहाँ है MQR। ये ट्रायंगल में देखा जाए MQR ट्रायंगल में ये जो है एक्सटीरियर एंगल है और MQR जो है और MRQ ये दोनों इंटीरियर एंगल है। तो आप जानते हैं कि किसी ट्रायंगल का जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो सामने के इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। तो इसलिए यहाँ लिखा है हियर इन ट्रायंगल MQR में MQR प्लस MRQ, ये दोनों को जो है सो यहाँ लिखा MQR प्लस MRQ। अब जरा हम इस पर थोड़ा विचार कर रहे हैं। ये देखा जाए MQR का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। ये I है, एक लाइन अगर दूसरे लाइन को काटे तो ये जो सम्मुख कोण इस सम्मुख कोण के बराबर होगा, यानी वर्टिकली अपोजिट एंगल ये I है। तो टोटल एंगल जो हुआ MQN ये भी I हो जाएगा। और I में से अगर हम R1 को सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो हमको MQR का वैल्यू निकल जाएगा, यानी I माइनस R1 इक्वल टू MQR। यहाँ लिख दिया है MQR इक्वल टू I माइनस R1। फिर उसी तरह से ये जो है ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल जो है ये जो इमरजेंट रे से ई एंगल बना रहा है स्मॉल ई, तो यहाँ जो है ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे को काट रहा है, तो ये एंगल जो होगा ये वर्टिकली अपोजिट एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा, यानी MRN के बराबर ई हो जाएगा। और ई में से हम R2 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो MRQ हो जाएगा। MRQ का वैल्यू क्या होगा, स्मॉल ई माइनस R2। यही चीज़ यहाँ लिख दिया है ई माइनस R2। अब यहाँ देखा जाए इस इक्वेशन को हम डेल्टा इक्वल टू क्या I माइनस R1 प्लस ई माइनस R2। अब जो है डेल्टा इक्वल टू यहाँ लिखते हैं I प्लस ई माइनस R1 प्लस R2। ये हुआ ये माने यहाँ जो है R1 प्लस डेल्टा इक्वल टू I प्लस ई माइनस R1 प्लस R2 का वैल्यू जो हुआ यहाँ हम लोग इसमें निकाले थे। ए का वैल्यू जो है ये इक्वेशन 3 में देखिए कि ए इक्वल टू क्या है R1 प्लस R2। तो ए का वैल्यू जो है यहाँ हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं R1 प्लस R2 के लिए यूजिंग इक्वेशन 3 इन 4, यानी 3 से जो है यानी R1 प्लस R2 के वैल्यू को हम 4 में रखते हैं। तो ये इक्वेशन हुआ डेल्टा इक्वल टू हुआ I प्लस ई माइनस ए, यानी I क्या है एंगल ऑफ इंसिडेंस, E क्या है एंगल ऑफ इमरजेंस और A जो है सो ये एंगल ऑफ द प्रिज्म हुआ। ये मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन हो गया और इसमें अभी इसका हम डिस्कशन करेंगे हेंस द एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड्स अपॉन द एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ डेविएशन जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस पर जो है निर्भर करता है। और एक ग्राफ जो है तो यहाँ लिखा है एक ग्राफ जो प्लॉटेड बिटवीन एंगल डेविएशन एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस। पहले ये ग्राफ पर डिस्कशन करते हैं तब फिर लैंग्वेज की टॉपिक। ये ग्राफ देखा जाए, ये ग्राफ बनाए हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस को ले लिए x एक्सिस पर और एंगल ऑफ डेविएशन को ले लिए हैं y एक्सिस पर और दोनों के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं। ये ग्राफ का नेचर जो है इस तरह का नेचर है। ये क्या शो करता है, ये जो है ये ग्राफ दिखा रहा है एंगल ऑफ इंसिडेंस का वैल्यू बढ़ रहा है, ये देखिए कि एंगल ऑफ डेविएशन का वैल्यू घट रहा है। मैंने कहेंगे एज एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीजेज एंगल ऑफ डेविएशन डिक्रीजेज। और एक खास वैल्यू पर देखते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस का एक खास वैल्यू पर ये जो है सो डेल्टा का वैल्यू डेल्टा m हो जाता है, यानी मिनिमम डेविएशन हो जाता है। तो जिस वैल्यू पर जो है मिनिमम डेविएशन होगा उसका भी हम आगे डिस्कशन करेंगे। तो पहले ये समझाया कि एज I इंक्रीजेज डेल्टा डिक्रीजेज एंड डेल्टा बिकम मैक्सिमम फॉर पार्टिकुलर वैल्यू ऑफ I। और फिर इस वैल्यू के बाद अगर I का वैल्यू बढ़ाते हैं एज I इंक्रीजेज देन डेल्टा ऑल्सो इंक्रीजेज, ये भी बढ़ता है। ये जो है कर्व का ये नेचर हुआ। इस नेचर पर हम कुछ अभी टॉक करना चाह रहे हैं। यहाँ देखा जाए
ये आई जो है ये हुआ एंगल ऑफ इंसिडेंस और ई जो है एंगल ऑफ इमरजेंस है। यहाँ डेल्टा के वैल्यू के लिए, डेल्टा का इस वैल्यू के लिए आई का वैल्यू जितना है, मतलब आई के लिए जितना डेल्टा है ई के लिए भी उतना ही डेल्टा है, यानी आई और ई में जो है क्या है, ये सिमेट्री है। फिर अगर हम दूसरा डेल्टा इस जगह लिया जाए और यहाँ कहेंगे कि आई का जितना वैल्यू है ई का, मतलब आई के लिए जितना डेल्टा का वैल्यू होगा उसी ई के लिए डेल्टा का वैल्यू सेम होगा, यानी डेल्टा का वैल्यू जो है, यानी ये जो इक्वेशन 5 जो लिखा है, यानी आई और ई, यहाँ कह रहे हैं कि आई और ई का जो है सो मैंने दोनों वैल्यू के लिए जो है डेल्टा का वैल्यू क्या होता है, ये इक्वल हो जाता है, यानी डेल्टा का वैल्यू, यानी लिख दिया लैंग्वेज में लिखा है, सिंस डेल्टा करस्पॉन्ड्स टू द टू वैल्यूज ऑफ आई एंड ई, हेंस देयर इज सिमेट्री इन आई एंड ई। इसलिए आई और ई में क्या है, ये सिमेट्री है। ये आई और ई को जो है सो हम अदल बदल कर सकते हैं, इसको इंटरचेंज भी कर सकते हैं। लिखे हैं हेंस देयर इज सिमेट्री इन आई एंड ई, इफ द वैल्यूज ऑफ आई एंड ई आर इंटरचेंज द डेल्टा रिमेन सेम। अगर आई और ई के वैल्यू को अगर हम चेंज भी कर देंगे तो डेल्टा का वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों फर्क पड़ेगा? क्योंकि जिस आई के लिए डेल्टा है उस ई के लिए भी वही डेल्टा है, तो डेल्टा के लिए मैंने आई और ई को इंटरचेंज किया जा सकता है। इसी के लिए लिखा है सिंस डेल्टा करस्पॉन्ड्स टू द टू वैल्यूज ऑफ आई एंड ई, हेंस देयर इज सिमेट्री इन आई एंड ई, इफ द वैल्यूज ऑफ आई एंड ई आर इंटरचेंज द डेल्टा रिमेन सेम, हेंस द पाथ ऑफ द रे इन इक्वेशन 1 कैन बी ट्रेस्ड बैक रिजल्टिंग द सेम डेविएशन। इसका इस लैंग्वेज को हम समझा रहे हैं। यहाँ देखा जाए इस डायग्राम को जरा देखिए, अगर आई की जगह हम ई दे दें और ई की जगह हम आई दे दें तो क्या होगा, इस पर जो है डेल्टा का वैल्यू जो है सो वही रह जाएगा, डेल्टा का वैल्यू जो है सो सेम रहेगा। लेकिन आई और ई का वैल्यू अगर हम इंटरचेंज कर दें, आई की जगह ई और ई की जगह आई दे देंगे, तो ये पाथ क्या होगा, पाथ जो है सो जो रे किधर से चलती है, ये इंसिडेंट रे आई और ये जो है सो फिर इमरजेंट हो जाएगा। अगर हम यहीं आई दे देंगे, यहाँ ई दे देंगे, तो ये पाथ ऑफ द रे जो होगा वो क्या होगा, वो पहले से ठीक जस्ट जो है सो रिवर्स होगा। तो यही यहाँ लैंग्वेज में लिख भी दिया है कि delta corresponds to two values of I and E, hence there is symmetry in I and E. If the values of I and E are interchanged, the delta remains same. Hence the path of the ray in figure 1 can be traced back, resulting the same deviation, same angle of deviation. अगर इसमें हम ये I और E को इंटरचेंज कर देंगे तो माने रे पाथ का जो रे जो होगा, रे का जो पाथ होगा वो उल्टा हो जाएगा और जो है सो डेविएशन का वैल्यू जो है, डेविएशन का वैल्यू जो है सो वो सेम ही रहेगा। अब एक बात कर रहे हैं कि सिंस एट मिनिमम डेविएशन आई इक्वल टू ई, यहाँ जरा सा गौर किया जाए। अभी जस्ट डायग्राम में आपने क्या देखा है, इस पर हम थोड़ा डिस्कशन करना चाहते हैं। यहाँ देख रहे हैं कि आई का एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ रहा है तो डेविएशन जो है सो घट रहा है, और यहाँ जो है आई और ई का वैल्यू जब इक्वल हो जाता है तो डेविएशन का वैल्यू क्या होता है, मिनिमम हो जाता है। मतलब इस जगह पर आई और ई मिलकर के एक हो जाता है, तो ये जब आई का वैल्यू ई के इक्वल हो जाता है तो उस वक्त के डेविएशन को हम मिनिमम डेविएशन कहते हैं। तो ये जो है ये हुआ जब आई और ई क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। आई और ई का वैल्यू इक्वल होने से क्या हो जाएगा, यहाँ जो है सो हम क्या कहेंगे, ये मिनिमम डेविएशन का ये कंडीशन होगा। और आई और ई इक्वल होने से क्या होगा, जरा डायग्राम को भी देखा जाए, आई और ई का वैल्यू सेम हो जाएगा। अगर आई और ई का वैल्यू सेम होगा तो R1 और R2 का वैल्यू क्या होगा, वो भी सेम हो जाएगा। तो ये जो है, तो ये लिखे हैं कि आई और ई का वैल्यू जो है सेम कब होता है, जब उस वक्त का डेविएशन जो होता है उसको मिनिमम डेविएशन होता है। क्यों? अभी जस्ट हम लोगों ने अभी ग्राफ में ये देखा कि व्हेन आई इक्वल टू ई द डेल्टा बिकम डेल्टा एम, तो डेल्टा का वैल्यू डेल्टा एम हो जाता है। कब? उस कंडीशन में जब एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ इमरजेंस के बराबर हो जाएगा तो डेल्टा का वैल्यू क्या होगा, डेल्टा एम हो जाएगा। एक और चीज़ गौर करने का है, जब डेल्टा का वैल्यू डेल्टा एम के बराबर हो जाएगा, आई का वैल्यू आई हो जाएगा, मतलब आई का वैल्यू ई हो जाएगा, तो डेल्टा का वैल्यू डेल्टा एम होगा। और साथ साथ इसमें जो है सो R1 और R2 भी इक्वल हो जाएगा। और पाथ ऑफ ये जो रे जो जा रही है, मैंने रे का जो डायरेक्शन होगा, मैंने रे इनसाइड द प्रिज्म जो होगा वो प्रिज्म के बेस का जो है वो पैरेलल हो जाएगा। ये जो है मैंने तो इसको भी मैंने सेंटेंस में यहाँ लिख दिया है। Since at minimum deviation I equal to E, hence the path of the ray inside the prism becomes the parallel to its base, बेस का पैरेलल हो जाएगा। और एक और बात कि डेल्टा इक्वल टू डेल्टा एम पर क्या होता है, आई इक्वल टू ई होता है। अगर डेल्टा का वैल्यू, जब डेल्टा का वैल्यू डेल्टा एम हो जाता है तो आई का वैल्यू ई के बराबर हो जाता है। जब आई का वैल्यू ई के बराबर होगा तो R1 और R2 का वैल्यू क्या होगा, वो भी इक्वल हो जाएगा। यहाँ लिखे हैं
when delta equal to delta m, I equal to E, which implies R1 equal to R2, और R1 equal to R2 को हम R मान लिए, R1 को भी R ले लिया, R2 को भी R ले लिया, यहाँ C लिख दिया, R1 equal to R2 equal to RC, and using above in equation 3, ये सारे रिजल्ट को हम इक्वेशन 3 में बैठाते हैं। क्या बैठाते हैं? R1 और R2 का वैल्यू R जो है, इस इक्वेशन जो हमको यहाँ 3 इक्वेशन है, यहाँ देखा जाए, ये इक्वेशन 3 में R1 की जगह हम R दे देंगे और R2 की जगह R दे देंगे, तो A इक्वल टू क्या होगा? 2R। तो A इक्वल टू जब 2R हो जाएगा, तब यहाँ जो है सो ये लिख रहे हैं A इक्वल टू 2R। कब? व्हेन डेल्टा इक्वल टू डेल्टा एम, I इक्वल टू E, जब I इक्वल टू E होता तभी डेल्टा डेल्टा एम के बराबर होता, इसी, और तब R1 इक्वल टू R2 R, और मैंने तब R1 प्लस R2 इक्वल टू जो A था, तो मैंने 2R इक्वल टू A, यानी R इक्वल टू A/2 हुआ। और इस कंडीशन में आप ये भी जानते हैं कि मिनिमम डेविएशन की कंडीशन में I और E का वैल्यू इक्वल हो जाता है, ये ग्राफिकली भी दिखाया। और यहाँ जो है I प्लस I, मैंने E की जगह हम I दे दिए हैं, तो I प्लस I माइनस A, तो 2I माइनस A हो गया, यानी डेल्टा M इक्वल टू 2I माइनस A, यानी 2I इक्वल टू A प्लस डेल्टा M, तो यानी I इक्वल टू हुआ A प्लस डेल्टा M/2, यानी इक्वेशन 7 हुआ। तो ये जो इक्वेशन R6 जो है, यानी R का वैल्यू, और ये जो इक्वेशन 7 जो है I का वैल्यू, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस पर हम अभी रिजल्ट का एडवांटेज लेंगे। हम लोग स्नेल्स लॉ को जानते हैं। फ्रॉम स्नेल्स लॉ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म क्या होता है? म्यू का वैल्यू होता है साइन आई बाय साइन आर। ये जो है सो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है, स्नेल्स लॉ है, साइन आई बाय साइन आर। एंगल ऑफ इंसिडेंस का साइन बाय एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का साइन, दोनों का रेशियो जो होता है वह म्यू के बराबर होता है। अब हम आई का वैल्यू जो है इक्वेशन 7 से और आर का वैल्यू जो है 6 से, दोनों को हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं इस इक्वेशन में। यूजिंग इक्वेशन 6 and 7 in 8 we get, क्या हम पाते हैं? म्यू इक्वल टू हो गया, आई की जगह दे दिए यहाँ पर A प्लस डेल्टा M/2 और R की जगह दे दिए A/2, और ये इक्वेशन 9, ये एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन हो गया। म्यू इक्वल टू साइन A प्लस डेल्टा M/2 बाय साइन A/2, और इस इक्वेशन को 9 कहते हैं। यही मेरा मेन रिजल्ट यही निकालना था। इस पर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी आते हैं। क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू साइन इनटू एंगल ऑफ द प्रिज्म प्लस एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन बाय 2 बाय साइन A/2। एक और इसमें जो है खास रिजल्ट बोल रहे हैं, अगर प्रिज्म का एंगल जो है, मैंने स्मॉल एंगल प्रिज्म या कोई थिन प्रिज्म होगा, तो उसमें डेल्टा एम जो है वो भी काफ़ी कम होगा। फॉर ए स्मॉल एंगल प्रिज्म दैट इज ए थिन प्रिज्म, डेल्टा एम इज ए स्मॉल, हेंस इन दिस केस 9 कैन बी रिटन एट। 9 कैन बी क्या रिटन एट? मैंने साइन थीटा, आप जानते हैं कि अगर ए प्लस डेल्टा एम का वैल्यू बहुत कम हो जाएगा, तो कम वैल्यू के लिए जानते हैं साइन थीटा के वैल्यू को थीटा, लगभग थीटा लिखते हैं। तो साइन ए प्लस डेल्टा M/2 को हम सिर्फ ए प्लस डेल्टा M/2 लिखेंगे, साइन A/2 को A/2 लिखेंगे। यहाँ लिख दिया है म्यू इक्वल टू, जो साइन इतना था तो ए प्लस डेल्टा M/2 बाय साइन बाय A/2 लिख दिया, 2 कैंसिल हुआ, म्यू बराबर ए प्लस डेल्टा ए, और म्यू इंटू ए इक्वल टू ए प्लस डेल्टा एम, यानी डेल्टा एम इक्वल टू म्यू माइनस ए, और ए को कॉमन ले लिया तो डेल्टा एम इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए। इस इक्वेशन में आप देखिए कि डेल्टा एम क्या है? एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन है। म्यू क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म है। ए क्या है? एंगल ऑफ द प्रिज्म है। तो कहेंगे हेंस द मतलब मिनिमम डेविएशन डिपेंड्स अपॉन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ प्रिज्म एंड द एंगल ऑफ द प्रिज्म, यानी मैंने डेल्टा एम जो है यानी मिनिमम डेविएशन एंगल ऑफ द प्रिज्म और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म पर निर्भर करता है। इसमें जो है इस इक्वेशन में आई का कहीं चर्चा नहीं, मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस पर नहीं करता। इसी का कंक्लूजन यहाँ लिखा है, द डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय स्मॉल एंगल प्रिज्म डज नॉट डिपेंड अपॉन द एंगल ऑफ इंसिडेंस बट इट डिपेंड्स ऑन द एंगल ऑफ द प्रिज्म, यानी ए एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल पर निर्भर करता है। तो मेन इसका इक्वेशन यही था, म्यू इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा M/2 बाय साइन A/2, और स्मॉल एंगल प्रिज्म के लिए जो है ये कंक्लूजन हुआ। और अब जो है सो हम इस लेक्चर को यहीं क्लोज करते हैं, इसके बारे में